नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या चुनिए। तो यहाँ पर वही है कि आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं और उनके बीच में एक संबंध है और उसी संबंध के अकॉर्डिंग आपको चौथा वर्ड का क्या करना है, पता करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि पुत्र का भतीजा, इसका क्या संबंध होगा। तो आपको पता है कि पुत्र क्या है, एक मेल है यानी पुरुष। अपन कहते हैं ना मेल और फीमेल, तो पुत्र क्या है, मेल है। तो पुत्र क्या हो सकता है, किसी का भतीजा भी हो सकता है। वैसे ही पुत्री क्या होगी, तो वो हमें पता करना है। तो जब पुत्र किसी का भतीजा हो सकता है तो पुत्री किसी की क्या हो सकती है, भतीजी। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। यहाँ आपका डाउट होगा कि सर पुत्री है वो तो फीमेल है, वो किसी की भाभी, बहन या फिर माता भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर हमें यहाँ पुत्र के साथ पिता दे रखा होता तो फिर हम पुत्री के साथ क्या करते, माता करते, क्योंकि यहाँ पर जो इसका इसके साथ संबंध है वही संबंध हमें यहाँ इसके साथ उसका रखना पड़ता है। तो यहाँ पुत्र क्या हो सकता है, भतीजा, तो वहाँ पुत्री भी क्या हो सकती है, भतीजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार पर आधारित है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको जो निर्देश दे रखे हैं इस निर्देश पर कुछ प्रश्न आधारित है। तो दूसरा प्रश्न है कि वलय और कान, ये आपको दो शब्द दे दिए, वलय और कान। तो वलय का मतलब होता है बाली, जो अपन कानों में पहनते हैं। तो वलय और कान, तो इसका क्या संबंध है कि वलय एक प्रकार का क्या है, आभूषण है जो अपन कानों में क्या करते हैं, पहनते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि कलाई में पहनने वाला आभूषण कौन सा होगा। तो आपके पास ऑप्शन है झुमका, चैन, चूड़ी अथवा रिबन। तो आप सबको पता है कि कलाई में अपन क्या पहनते हैं, चूड़ी। तो जिस प्रकार कानों में अपन वाली या वलय पहनते हैं उसी प्रकार कलाई में अपन चूड़ी पहनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपको संख्याएं दे रखी है। तो क्या बताया गया है कि 7 का 45 के साथ क्या संबंध है। तो देखो, ये होता है 7 और इसका हमें संबंध बताना है, क्या बताना है, 45 के साथ। तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा एक क्या कॉन्सेप्ट आया कि 7 को 45 में पहले कुछ ना कुछ जोड़ूं। तो मैंने 7 में कितना जोड़ा, 38, तब मेरा कितना बन गया, 45। तो क्या 5 में मैं कितना जोड़ूं, 38, तो मेरा कितना बन जाएगा, 43, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 में कितने ऐड किए, 38, तो ये कितना बन गया, 45। कितना बन गया, 45। तो यहाँ पर मैंने देखा 5 में भी मुझे वो क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 में मैंने ऐड कितना किया, 38, तो वो कितना बन गया, 43। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित है, जिसमें आपको दे रखा है कि EFG का IJK से क्या संबंध है। तो आपको क्या दिया गया है, E, F और G, और इसका संबंध किससे है, I, J और K से। तो देखो, E का नंबर कौन सा होता है, 5 नंबर, और I का कौन सा होता है, 9 नंबर, यानी यहाँ पर कितना हुआ, +4। फिर देखो F का होता है 6 नंबर, J का होता है 10 नंबर, तो यहाँ पर क्या हुआ, +4। ऐसे ही G का 7 और K का 11, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +4। तो आपको भी क्या करना है कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसमें आप क्या करो, +4 ऐड करते जाओ। तो आपको वर्ड दे रखा है M, N और O। तो M का नंबर होता है 13 नंबर, और जब आप 13 में +4 करोगे तो बन जाता है 17, और 17 पर क्या आता है, Q।
ऐसे ही n होता है 14 पर, जब आप +4 करोगे तो बन जाता है 18, 18 पर क्या आएगा r, और ऐसे ही O का होता है 15, और 15 में जब आप 4 ऐड करोगे तो बन जाएगा वो 19, और 19 पर क्या आता है S। तो आपका कोड क्या बन गया Q, R और S, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। अगला प्रश्न, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या हो भिन्न। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस पर आधारित है, ओड मन आउट पर, जहां आपको विषम शब्द जो विषम विकल्प होगा उसको क्या करना है, अलग करना है, जिसका बाकी तीनों विकल्प के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला देखा ऑप्शन नंबर ए, क्या बता रहा है वो, मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर क्या है, एक प्रकार का संदेश या फिर सूचना, क्या है वो, एक प्रकार की संदेश या फिर सूचना। फिर मैंने देखा स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट भी क्या है, एक प्रकार का संदेश और सूचना। स्पीड पोस्ट भी क्या है, एक प्रकार का संदेश और सूचना। फिर आता है पत्र, पत्र भी क्या है, एक प्रकार का संदेश और सूचना। और लास्ट में आता है एसएमएस, तो एसएमएस भी क्या है, एक प्रकार का संदेश और सूचना। तो यहाँ पर तो क्या हो गए, चारों एक समान हो गए। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा इन तीनों को अपन डाकघर के थ्रू भेजते हैं, इन तीनों को किसके थ्रू भेजते हैं, डाकघर के थ्रू। अगर हमें कोई स्पीड पोस्ट करनी है या पत्र भेजना है या फिर मनी ऑर्डर करना है तो क्या करना पड़ेगा, डाकघर में जाना पड़ेगा और वहाँ से भेजना पड़ेगा। जबकि एसएमएस को भेजने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं हम, मोबाइल फ़ोन। क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक अलग संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बाकी 3 ऑप्शन से अलग होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको दे रखा है आंखें, नाक, ओठ और गला। तो यहाँ पर देखिए ये आपको वही उन्हीं पर आधारित है कि आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनका बाकी 3 ऑप्शन से कोई अलग संबंध हो। तो यहाँ पर आपको चारों क्या दे रखे हैं, ये शरीर के विभिन्न विभिन्न भाग है। लेकिन हमने देखा कि आँख, नाक और गला ये तीनों भाग कैसे हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब कि अगर इनमें कुछ भी थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए तो इनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपन कहते हैं ना बहुत सेंसिटिव भाग है, इसका ध्यान रखना। जबकि होठ है ये कैसा है, एक कठोर भाग है जो अपने यहाँ पर होता है दांत से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये एक सेंसिटिव भाग नहीं है, बाकी तीनों क्या है, सेंसिटिव भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एक अलग संबंध रखता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इन चारों में से आपको यहाँ पर भी एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो बाकी 3 ऑप्शन से क्या हो, अलग हो। तो यहाँ पर मैंने देखा डी, सी और बी। तो जब से मैंने यहाँ पर क्या देखा, डी, सी और बी, और तीनों में क्या हो रहा है यहाँ पर -1। क्या हो रहा है, -1। नेक्स्ट देखा मैंने एन, एम, एल। नेक्स्ट क्या देखा, एन, एम और एल। तो ये होता है 14 पर, ये 13 पर, ये 12 पर। तो इनमें भी क्या हो रहा है, -1। नेक्स्ट पी, क्यू, एस। नेक्स्ट क्या हो रहा है, पी, क्यू, एस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होता है आपका 16 पर, ये 17 पर और ये 19 पर। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले हो रहा है +1 और फिर हो रहा है +2, जबकि इन दोनों में कितना हो रहा है, -1 -1। और लास्ट है टी, एस और आर। तो टी, एस, आर। टी होता है 20 पर, एस 19 पर, आर 18 पर। तो इनमें भी क्या हो रहा है, -1। तो इस ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, -1 -1। तो आपने देखा होगा इन तीनों में तो क्या हो रहा है, -1 -1, जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, +1 +2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखी है, संख्याएं। तो जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हो
तो आप क्या करोगे, जब बीच में डैश लगा होता है तो सीधा सीधा मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ क्या है, या तो डिफरेंस है या फिर जोड़ है। तो मैंने देखा सबसे पहले जब 148 में से 123 गए तो क्या किया मैंने, 148 माइनस 123, तो कितना बच रहा है, 8 से 3 गए 5, 4 में से 2 गए 2, डिफरेंस कितना आया 25 का। नेक्स्ट देखा मैंने 164 माइनस 139, तो यहाँ पर कितना हुआ, 14 में से 9 गए 5, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है 25। फिर नेक्स्ट 181 माइनस 156, तो जब 181 से 156 घटाओगे तो कितना आ रहा है, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 5 गए 2, और लास्ट ऑप्शन 201 में से 77, तो जब 11 में से 7 घटाओगे तो 4, और 9 में से 7 घटाओगे तो 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 24। तो आपने क्या किया, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऊपर वाले 3 ऑप्शन में तो क्या डिफरेंस आ रहा है 25, 25 और 25, जबकि लास्ट ऑप्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है 24 का। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इन बाकी तीनों से एक अलग प्रकार का ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थिक क्रम दर्शाएगा। तो आपको क्या हो रखा है, यहाँ पर 4 शब्द दे दिए गए, क्या दे दिए गए, 4 शब्द दे दिए गए, और आपको इनका ऐसा क्रम सेट करना जिसका कुछ ना कुछ सार्थक मतलब हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 शब्द क्या दे दिए गए, महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। तो सबसे पहले आपको इनको कैसे अरेंज करोगे, तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, तालाब, तालाब से बड़ा क्या होता है फिर नदी, नदी से भी बड़ा फिर नदी 3 नंबर पर है ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका तालाब, फिर तालाब के बाद तो तालाब है आपका 2 नंबर पर, फिर नदी, तो नदी कितने नंबर पर 3, फिर समुद्र, तो समुद्र कितने नंबर पर 4, और फिर महासागर जो कि समुद्र से भी बड़ा होता है, तो वो कितने नंबर पर हो जाएगा 1 नंबर पर। तो आपका सही क्रम क्या बना, 2, 3, 4 और 1। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन में क्या है 2, 3, 4 और 1, और बाकी दोनों गलत। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न में आपको एक श्रृंखला दी गई है, क्या दे दी गई, श्रृंखला। तो आपसे पूछा है कि श्रृंखला में जहाँ पर रिक्त स्थान है उसको भरो। तो आपके पास श्रृंखला क्या है, डैश डैश, फिर डी ए एन, फिर डैश एन डी ए, फिर डैश डी ए एन डी और डैश। तो जब भी आपको इस प्रकार की श्रृंखला दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनके नंबर्स पता करने हैं कि ये कितने अक्षरों की श्रृंखला है। तो मैंने पता किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने अक्षरों की संख्या है, 16 अक्षरों की श्रृंखला है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ फॉर्मेट होता है कि जब भी आपके पास 16 अक्षरों की श्रृंखला है तो उसका कुछ कैसा फॉर्मेट होता है, तो आप उनको क्या करो 4-4 के ग्रुप में ब्रेक कर दो। अगर आपके पास 15 अक्षरों की श्रृंखला है तो वो कैसा बनेगा, या तो 3 में बन सकता है या फिर 5-5 के ग्रुप में बन सकता है। अगर कोई 18 है तो फिर वहाँ क्या होगा 3 या फिर 6। अगर आपके पास 12 है तो वहाँ क्या होगा 3 या फिर 4। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो यहाँ पर अपने पास कितनी श्रृंखला है 16 की। तो मैंने क्या किया, इनको 4 के बाद ब्रेक कर दिया। क्या किया मैंने, 4 के बाद इनको ब्रेक कर दिया। अब देखो इनको कैसे भरोगे। मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास क्या है ए है ना, क्या है यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है एन, यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर एन। सबसे लास्ट मैंने देखा, देखो यहाँ पर क्या है ए एन डी, सबसे लास्ट में क्या है ए एन डी, और फिर क्या आ गया वापस ए।
तो मुझे एक श्रृंखला का क्या चला, पता चला, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आप पढ़ोगे तो एन डी ए, यहाँ पर भी क्या है एन डी ए। तो सबसे पहले देखो ए और एन है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या भरा ए और एन भर दिया। तो जैसे ही ये भरा तो मेरे पास क्या श्रृंखला बनी कि ए एन डी फिर ए, क्या श्रृंखला बनी ए एन डी और ए। तो यहाँ तीनों मुझे जब पता चला तो यहाँ पे कैसे पता चल गया कि मेरे पास वर्ड क्या बन रहा है, एंड बन रहा है। क्या बन रहा है, एंड वर्ड से कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 ही लेटर्स दिख रहे हैं ए एन और डी। अब मैं जाता हूँ ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन में भी क्या है डी एन और ए एन डी, सब जगह क्या दिख रहा है ए एन और डी। तो आप क्या करो इस एंड वर्ड को बनाओ, क्या बनाओगे एंड वर्ड को बनाओ, ए एन डी फिर आ गया ए एन, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी, फिर यहाँ क्या आएगा ए एन डी ए एन डी, फिर ए एन डी और लास्ट में क्या आ जाएगा ए। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी आपकी श्रृंखला रिक्त स्थान में पूर्ति होगी। अब देखो ये जो आपने भरा है उनको एक अलग लिखो। तो मैंने क्या क्या भरा है ए एन फिर डी ए फिर एन और ए, तो ये मैंने क्या है इन खाली जगहों पर भरा है। तो ये देखो आपके कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ए एन डी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ है ए एन डी फिर ए एन ए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको संख्या की एक श्रृंखला दे रखी है, तो आपके उस श्रृंखला के आगे क्या लगा रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगा रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। उसके लिए क्या करोगे आप, इस श्रृंखला किस फॉर्म से किस लॉजिक से आगे की तरफ बढ़ रही है उसका आप पता करो। तो मेरे पास श्रृंखला क्या है 4 फिर 10 फिर 22 और 46 और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। तो मैंने देखा कि 4 से 10 है, तो मतलब कितना ऐड हो रहा है 6, फिर 6 से 22 कितना ऐड हो रहा है 12, तो हो सकता है 6 के मल्टीपल में ऐड हो, यहाँ पर 6 ऐड हुए, यहाँ 12 ऐड हुए, तो यहाँ या तो क्या होंगे 18 ऐड। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो 22 से कितना बना 46, यहाँ पर कितने ऐड हुए 24 है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, सबसे पहले 6 फिर 6 से 12 फिर 12 से 24, इस प्रकार क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, इस प्रकार क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि देखो यहाँ पर कितना ऐड हुआ 6, फिर यहाँ कितना ऐड हुआ 12, यहाँ कितना ऐड हुआ 24। तो मैंने ये पता किया कि सबसे पहले 6 फिर उसका दुगुना 12 फिर उसका दुगुना 24, ये क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो कहा मैंने क्यों ना सोचा कि यहाँ पर फिर इसका दुगुना कितना हो जाएगा 48, और जब 48 को 46 में ऐड करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मुझे 94, कितना प्राप्त होगा 94। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस श्रृंखला में आपके एक कॉन्सेप्ट और लग सकता है, वो क्या है कि देखो यहाँ पर कितना है 4 और फिर कितना है 10, तो 4 से 10 कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इंटू 2 और फिर प्लस 2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया सब में। क्या कॉन्सेप्ट लगाया इंटू 2 और प्लस 2। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि 4 दूनी 8 और उसमें 2 ऐड करूँगा तो कितना बन गया 10, फिर 10 दूनी 20 उसमें 2 ऐड करूँगा कितना बन गया 22, 22 दूना 44 और 44 में जब 2 ऐड करूँगा कितना बन जाएगा 46। तो आगे 46 दूना 92 और जब 92 में 2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 94। तो भी आपका आंसर कितना आएगा 94। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। तो आपको यहाँ पर एक कुछ संख्याओं की श्रृंखला दे रखी है इतनी बड़ी है ना, जिसमें क्या है संख्या है, और आपसे क्या पूछा कि इस श्रृंखला में
ऐसे कितने जीरो हैं जिसके बाद में तो क्या है, सम संख्या है, और उस जीरो से पहले क्या है, विषम संख्या है। तो कुछ नहीं, आप सिंपल सा काउंट करो। तो मैंने देखा पहला जीरो कहाँ है मेरा, यहाँ पर। तो इसके जस्ट बाद देखो सम संख्या है, बिल्कुल है, और इससे पहले विषम संख्या है, बिल्कुल है। तो एक तो मेरा क्या हो गया, ये वाला जीरो। फिर चला मैं इस जीरो की तरफ, तो क्या इसके पीछे सम संख्या है कि उसके बाद क्या होनी चाहिए, सम संख्या। हमें तो वही जीरो चाहिए। तो इस जीरो के बाद कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो इस जीरो को फिर मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट आया मेरे पास ये जीरो, क्या इसके बाद सम संख्या है, इसके बाद भी सम संख्या नहीं है। तो इस जीरो को भी मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर यहाँ आओ, इसके बाद सम संख्या है, बिल्कुल है। क्या इससे पहले विषम संख्या है, जी नहीं है। तो मुझे तो क्या चाहिए, जीरो के बाद सम संख्या और जीरो से पहले क्या चाहिए, विषम संख्या। अगर ये दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम उस जीरो को छोड़ देंगे। तो इसको भी छोड़ा मैंने, फिर चला आगे। ये रहा मेरे पास जीरो, इसके बाद सम संख्या बिल्कुल है, और इससे पहले विषम संख्या बिल्कुल है। तो एक जीरो आपका कौन सा काउंट हो गया, ये वाला 704 वाला, कि इस जीरो के बाद 4 है जो कि एक सम संख्या है, और इससे पहले 7 है जो कि एक विषम संख्या है। फिर आगे चलो, ये वाला जीरो, इसके बाद सम संख्या नहीं है। फिर आओ इस तरफ, ये वाला जीरो, इसके बाद सम संख्या नहीं है। फिर आया ये वाला जीरो, इसके बाद सम संख्या है, इससे पहले विषम संख्या है। तो ये भी एक जीरो क्या हो जाएगा अपना काउंट। और लास्ट है अपना ये जीरो, इसके बाद सम संख्या है लेकिन इससे पहले विषम संख्या नहीं है। तो टोटल अपने पास ऐसे कितने जीरो है जिसके बाद में तो क्या हो, सम संख्या, और उससे पहले क्या हो, विषम संख्या। तो 1, 2 और 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपके पास यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, और इन ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन बताना है जो इस शब्द में दिए गए अक्षरों से नहीं बना हो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन वाइज चेक करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर ए, वर्ड क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन। क्या वर्ड है, कॉम्बिनेशन। तो पहला वर्ड है आपके पास नेशन, मुझे एज इट इज मिल गए यहाँ पर, है ना। नेशन तो वैसा का वैसा है, मतलब ये यहाँ से बन सकता है। तो इसका तो क्या हो गया, गलत। फिर होता है एम्बिशन, क्या है, एम्बिशन। तो ये रहा मेरा ए, MBITION। तो एम्बिशन भी यहाँ से क्या हो सकता है, बन सकता है। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत। फिर आया कॉशन, तो कॉशन का क्या होगा, CAU। तो C है, A है, बट U मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, और फिर है मोशन, तो देखो MOTION। तो मोशन भी यहाँ से क्या हो सकता है, बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर C में जो वर्ड है ना, ये वर्ड दिए गए वर्ड के अक्षरों से मिलकर कभी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। कौन से चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से। तो आपको बोला गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राई को क्या कोड किया गया है, MRYC। क्राई को क्या कोड किया गया है, MRYC। तो आपसे पूछा है कि उसी कूट भाषा में गेट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, आपके पास वर्ड क्या था, क्राई, और उसका कोड क्या दिया गया है, MRYC। जैसे ही मुझे पता चला कि इस साइड मेरे पास 3 अक्षर थे और उस तरफ जाते ही क्या हो गए, 4, तो मुझे पता चला कि एक अक्षर इसमें क्या हुआ है, फालतू का ऐड हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पे है CRY और इधर भी है CRY, तो फालतू वाला अक्षर कौन सा है, M। मतलब मुझे ये गेट वाले कोड करने, गेट का जब अपन कोड करेंगे तब भी मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ करना, सबसे आगे। फिर मैंने देखा जो पहला लेटर है उसको इन्होंने कहाँ पर रखा है, सबसे पीछे की तरफ, और फिर जो RY है बचा हुआ उसको इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में उसी क्रम में रख दिया। तो मेरे पास वर्ड क्या है, गेट। तो GET, और GET का कोड से पहले क्या होगा, ये जो फालतू लेटर है इसको क्या करो, ऐड करो। ये मैंने कर दिया। अब फिर क्या किया,
जो पहला अक्षर है उसको सबसे पीछे की तरफ, ये लो जी यहाँ पर रख दिया, और फिर जो मेरे पास दोनों बचे उसको उसी क्रम में इन दोनों के बीच में डाल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई और टी। तो मुझे क्या कोड मिला, एक METG। तो कौन से ऑप्शन में है, METG। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूम और फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घूम, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो आपसे फाइनली क्या पूछा है कि अब वो अंतिम दिशा में किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या यूज करना है, ट्रिक। इसके अलावा अगर इसके साथ आपको डिस्टेंस या दूरी भी दे रखी होती तो आपका उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करो कि व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू करता है। तो उसका ऑफिस कहाँ था, उत्तर दिशा में। तो उसने क्या किया, उत्तर दिशा की ओर चलना क्या कर दिया, शुरू। फिर उसने कैसे कैसे मोड़ लिए। तो सबसे पहले वो बाईं तरफ घुमा। कौन सी तरफ, बाईं तरफ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड। फिर वो दाईं तरफ घुमा, फिर किस ओर घुमा, दाईं तरफ, और वो उसे अपन क्या बोलते हैं, राइट साइड। और फिर वापस किस तरफ घुमा, वो दाईं ओर। फिर कौन सी तरफ घुमा, दाईं ओर। तो फिर मतलब उसने क्या लिया, राइट साइड। और अब आपसे पूछा है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपके पास दिशाएं कैसी होती है, ये आपका दिशा का फॉर्मेट होता है। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपनी इंफॉर्मेशन को इस प्रकार लिख लेना है। अब देखो, दाएं से बाएं जितने कट रहे उतने काट दो। यहाँ पर देखो बायां एक है और दायां एक है, तो एक एक तो ये कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एक दायां। तो जो भी आपके पास बचता है उसको दी हुई डायरेक्शन के साथ अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर दी हुई क्या डायरेक्शन मेरे पास, उत्तर। और उत्तर में मुझे क्या अप्लाई करना है, एक दायां मतलब एक राइट। तो ये जा रहा था पर्सन उत्तर की तरफ और उसमें मैंने एक अप्लाई किया, एक राइट। राइट मतलब 90 डिग्री इस तरफ घड़ी की दिशा में घूमना। तो जब उत्तर की तरफ था और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, वो पूर्व दिशा में। तो मतलब अब वो पर्सन कौन सी दिशा में चल रहे हैं, पूर्व दिशा में। आप चाहो तो इसको बेसिक डायग्राम मेथड से भी कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, वेरीफाई। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या किया, अपन ने उत्तर दिशा की ओर व्यक्ति ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। तो ये उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। फिर उसने कैसा मोड़ लिया, बाईं ओर। और बाईं ओर कौन सा होता है, लेफ्ट। बाईं ओर कौन सा होता है, लेफ्ट। तो वो किस तरफ मुड़ा, बाईं ओर। उसके बाद उसने कैसा मोड़ लिया, दाईं ओर। तो वो किस तरफ घुमा, राइट साइड में। तो उसने कैसा मोड़ लिया, दाईं तरफ। उसके बाद फाइनल उसने कैसे किस ओर घुमा, दाईं तरफ। तो वापस उसने और कैसा मोड़ लिया, दाईं तरफ। और अब वो किस दिशा में चल रहा है, ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। तो आपका आंसर क्या आएगा, अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या दे रखा आपको कि 5 मित्र बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो सबसे पहले क्या करो, आपको क्या बिठाना है, 5 पर्सन को बेंच पर बिठाना है। लेकिन हम पांचों को एक साथ तो नहीं बिठा सकते, तो उसकी इंफॉर्मेशन अपन यहाँ बनाते। जब हमारा पूरा बन जाएगा तब उसको अपन यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लिख देंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, ए बाईं ओर बैठा है बी के, ठीक है, और दाईं ओर बैठा है सी के। तो ये रहा मेरा ये कहाँ पर बैठा है, बी के बाईं ओर। किसके, बी के। तो बी के बाईं ओर मतलब बी के लेफ्ट साइड में। यहाँ पर कौन आ जाएगा मेरा, बी। और वो कहाँ बैठा है, सी के दाईं ओर। तो सी के कौन से दाईं ओर मतलब राइट साइड में। तो सी के कहाँ आ जाएगा, ये राइट साइड में। तो ये तो हो गई इनकी 3 पोजीशन। अगला सेंटेंस, डी बी के दाईं ओर बैठा लेकिन ई के बाईं ओर बैठा। तो डी कहाँ बैठा हुआ है,
बी के दाईं ओर मतलब राइट साइड, तो ये रहा बी और इसके राइट साइड में कौन बैठा है, डी। लेकिन ई के बाईं ओर बैठा है, ई के बाईं ओर कौन बैठा है, यही डी। तो ई के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, तो ई के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, डी। तो ऐसे इस प्रकार आपके क्या हो गए, ये पांचों पर्सन बेंच पर बैठ गए। तो व्यवस्थित क्रम क्या है, सी ए बी डी और ई। अब आपसे क्या पूछा है कि बेंच के छोरों पर कौन कौन है, छोर मतलब किनारे, तो बेंच के किनारे पर कौन कौन बैठे हैं, तो किनारे पर कौन कौन है, एक तो सी है और एक ई है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द है। ये वाला प्रश्न आपका गणित यानी एप्टीट्यूड टाइप के जो होता है उस प्रकार का प्रश्न है। तो कोई बात नहीं, क्या बोला इसने कि एक पुस्तक के पृष्ठ कितने हैं, 300 है, और एक पृष्ठ की इंफॉर्मेशन इसने क्या दी कि प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां है, मतलब एक पंक्ति में कितने शब्द है, 10। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर आपके कि एक पंक्ति पर कितने शब्द है, 10, और ऐसी पंक्तियां कितनी है, 20। तो 20 पंक्ति पर कितने शब्द हो जाएंगे, एक पंक्ति पर 10 शब्द है, तो 20 पंक्ति पर कितने शब्द हो जाएंगे, तो 20 × 10 बराबर 200। तो 20 पंक्ति में कितने शब्द हो जाएंगे, 200, और 20 पंक्ति क्या है अपना, एक पृष्ठ है, 20 पंक्ति बराबर क्या है, एक पृष्ठ। तो यहाँ तक तो अपनी इंफॉर्मेशन मिल गई। आगे देखते हैं कि अपने को टोटल कितने पृष्ठ दे रखे हैं, 300। तो जब एक पृष्ठ पर 200 शब्द है, ये 200 क्या है, शब्द, तो एक पृष्ठ पर जब 200 शब्द है तो 300 पृष्ठ पर कितने शब्द होंगे, तो कुछ नहीं करना, 300 पृष्ठ पर कितने शब्द होंगे, तो 300 × 200। तो क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 4 0, तो टोटल कितने शब्द हो जाएंगे, 60,000। कितने शब्द हो जाएंगे, 60,000। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। ठीक है, कुछ समीकरण क्या है, कुछ विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, और हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपको 3 समीकरण दिए गए, 1, 2 और 3, जिनमें से ये कुछ ना कुछ लॉजिक से 2 समीकरण क्या हो गए, हल किए हुए, और उसी लॉजिक से आपको क्या करना है, इस तीसरे अनसॉल्व्ड समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लॉजिक पता करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 7 × 4 × 8, क्या है, 7 × 4 × 8। फिर नेक्स्ट क्या है, 3, 6, 5। ठीक है, और जैसे ही मैंने देखा कि ये लास्ट वाला 8 है, लास्ट वाला क्या है, 8, यहाँ पर लास्ट में कितना है, 5, तो मतलब लास्ट वाला तो क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो समीकरण क्या है आपके पास, 7 × 4 × 8, और इसका क्या बन रहा है, 44, 98 है ना। तो ये 8 तो कहाँ शिफ्ट हो गया आपका, यहाँ पर कहाँ शिफ्ट हो गया, लास्ट में। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 5 कहाँ शिफ्ट हो गया, लास्ट में। तो अगला समीकरण भी लिख दो, 3 × 6 × 5, ये कितना बन जाएगा, 695। तो ये 5 भी कहाँ शिफ्ट हो गया आपका, यहाँ पर लास्ट में। अब बचे ये दोनों जैसे 4 दिखा मुझे, यहाँ पर 2 4 दिखे, तो क्या यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 दिख गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये 4 भी कौन सा है, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि ये बीच का 6 भी कहाँ है, यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब जो लास्ट में था उसको सबसे लास्ट में रखा, जो बीच वाला था उसको सबसे पहले रखा। अब बचे 2, अब बचा 7 मेरे पास, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना है, 49। यहाँ पर मेरे पास 3 बचा और यहाँ पर कितना है, 9। तो ये देखते मुझे पता चल गया कि जो यहाँ पर फर्स्ट संख्या है उसका वर्ग होके इनको बीच में लिख रहे हैं। तो 3 था, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो इन्होंने बीच में 9 लिख दिया।
7 था, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो इन्होंने बीच में क्या लिख दिया 49। तो इसी प्रकार से 5 × 9 × 4, तो सबसे पहले लास्ट वाला लास्ट में, बीच वाला फर्स्ट में, और जो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके इनके बीच में लिखना। तो 5 का स्क्वायर 25, तो आपको क्या मिल गया नया नंबर 92 54। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न किस पर आधारित है, लुप्त संख्या पर आधारित है। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके पास इस प्रकार का फॉर्मेट आए, इस प्रकार का पैटर्न आए, तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उनको पंक्ति वाइज उधर जोड़ करते जाओ, अगर उनका जोड़ समान है तब ठीक, नहीं तो स्तंभ वाइज जोड़ करो, वहाँ पर भी समान है तो ठीक, नहीं तो फिर उनको ऐसी संख्या देखो कि छोटी छोटी संख्याओं से अगर कोई बड़ी संख्या बन रही हो तो सबसे पहले अपन चलते हैं जोड़ वाले कॉन्सेप्ट पर। तो मैंने देखा 13 और 6 19, 19 और 4 कितने हो गए 23। फिर मैंने देखा 8 और 6 14, और 14 और 4 6 20। तो ऊपर तो सम हो रहा है 23, इस तरफ हो रहा है 20, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है। अब चला मैं इस और, तो यहाँ पर मैंने देखा 13 और 6 19, 19 और 1 20। आगे गया 6 और 8 14, और 14 और 6 20, मतलब यहाँ पर भी सम 20 हो रहा है, यहाँ पर भी सम 20 हो रहा है। तो फिर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को आगे वाले में अप्लाई किया, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 और 6 10। तो अब 20 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 10। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार क्या करना है, जैसे आपके पास ये है 13 + 6 + 1 बराबर 20। फिर आपके पास होता है 6 + 8 + 6 बराबर 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 6 + 10, जो अपन ने क्या किया पता किया, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये था आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। तो ये आपके किस प्रकार का क्वेश्चन है, सिलॉक्स पर आधारित। यहाँ पर देखो क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, आपको यहाँ पर दो कथन दे दिए गए हैं और उन दो कथनों पर आधारित दो निष्कर्ष दिए गए हैं, और आपको बताना है कि क्या ये निष्कर्ष इन कथनों का पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं या नहीं, या इनमें से कौन सा निष्कर्ष इन कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलते अपन सबसे पहले कथन की तरफ। तो यहाँ पर आपको बोला सभी जानवर कुत्ते हैं, तो अपन इसको क्या करते हैं, अभी फिलहाल वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा, मैंने क्या लिखा सभी जानवर, और सभी जानवर क्या है कुत्ते, तो मैंने इसको क्या बना दिया सभी जानवर क्या है कुत्ते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी कुत्ते पक्षी है, सभी कुत्ते भी क्या है पक्षी है, तो सभी कुत्ते क्या हो गए पक्षी हो गए। तो ये इसका बन गया क्या वेन आरेख, कि सभी जानवर क्या है कुत्ते, तो जानवर सारे कुत्ते के अंदर आ गए, और सभी कुत्ते क्या है पक्षी है। अब देखते हैं कथन की ओर, क्या सभी जानवर पक्षी है, तो अपन चलते हैं डायग्राम की तरफ। जानवर किसके अंदर है कुत्ते के, और कुत्ते सारे के सारे किसके अंदर है पक्षी के, तो मतलब जानवर किसके अंदर हो जाएंगे पक्षी के। तो आपका ये जो निष्कर्ष है वो क्या है बिल्कुल सही, कि सभी जानवर क्या हो जाएंगे पक्षी हैं। तो ये सारे के सारे के जानवर किसके अंदर आ रहे हैं पक्षी के अंदर आ रहे हैं। दूसरा है सभी पक्षी जानवर है, ये इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। तो क्या ये सारे के सारे पक्षी जानवर है, ये आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि जानवर वही पक्षी है जो सिर्फ इस पार्ट में आ रहे हैं। कौन सा, जो जानवर का पार्ट बना हुआ है अपना इस पार्ट में, इस पार्ट के बाहर वाले जो पक्षी है वो जानवर नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है वो सिर्फ क्या करता है अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही, कि केवल निष्कर्ष पहला क्या है सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना ही है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पर अब कौन सा फिगर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्न आकृति की तरफ ध्यान से देखिए। तो देखो प्रश्न आकृति कैसे बता रही है, उसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में क्या है, 2-2 त्रिभुज है और उन त्रिभुज का फेस किस तरफ है, यानी जो तीखा वाला पार्ट है वो किस तरफ है, सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर है ना। तो इस त्रिभुज का इस तरफ, इस त्रिभुज का इस तरफ और इस त्रिभुज का इस तरफ, मतलब यहाँ पर भी क्या बनेंगे, 2 त्रिभुज। तो अब ये बॉक्स है अपने पास और इस पर भी क्या बनेंगे, 2 त्रिभुज। तो ये बॉक्स मैंने इस वाले को यहाँ पर उठा के रख दिया, ये क्या अपना केंद्र। तो अब देखो इसका भी केंद्र की ओर, इसका केंद्र की ओर, इसका केंद्र की ओर, तो इसका भी किस तरफ होगा, केंद्र की ओर। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक त्रिभुज और फिर उसी के पीछे बनाया दूसरा त्रिभुज। तो आपकी आकृति कुछ कैसी होगी, इस प्रकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, बिल्कुल यही आकृति दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। तो अपन चलते हैं कौन से उत्तर आकृति में ये वाली प्रश्न आकृति क्या है, छिपी हुई है। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पंचकोणी। क्या बन रहा है, पंचकोणी, मतलब 5 भुजाओं की ये क्या है, एक आकृति है। तो सबसे पहले फिगर नंबर फर्स्ट में क्या ऐसी कोई आकृति बन रही है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। क्या बी फिगर में ऐसी कुछ आकृति बन रही है, बिल्कुल। देखो ये वाली जो आकृति है ना, ऐसी 3 बन रही है। तो अपने को तो क्या चाहिए, सिर्फ एक। तो ये आकृति अपने को मिल गई। क्या सी में ऐसी कोई आकृति है, ऐसी कोई आकृति नहीं है। क्या डी में है, डी में देखो यहाँ तक तो है, ये वाली तो है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है ना, तो यहाँ पर भी ये आकृति नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किसी उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आपके पास जो ऊपर वाला फिगर है वो कैसा है, प्रश्न आकृति है, जिसमें क्या दिखाया गया कि आपके पास ये प्लस के आकार में कोई कागज का टुकड़ा है। किस आकार में, प्लस के आकार में। और उसको किस प्रकार मोड़ा जाता है, उसको आपने तीरों द्वारा दर्शाया गया है। तो देखो सबसे पहले क्या था, आपके पास प्लस के आकार में आकृति थी। फिर ये डॉट वाला पार्ट दिखाया गया है कि भाई इस वाले पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया, सेंटर की तरफ मोड़ दिया। ये जो तीर का निशान दिया हुआ ना, इस तरफ इन्होंने क्या कर दिया, मोड़ दिया। और अगले फिगर में दिखाया गया है कि जिस प्रकार इसको मोड़ा उसी प्रकार बाकी तीनों जो ये पार्ट है इनको भी क्या कर दिया, सेंटर की ओर मोड़ दिया। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बन गया, एक सिंपल सा वर्ग। क्या बन गया, एक सिंपल सा वर्ग। और इन्होंने क्या किया, पूरा मोड़ने के बाद इसके अंदर एक होल कर दिया। क्या किया, एक वृत्त के आकार में इसमें एक कट लगा दिया। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि अब जब इस पेपर को वापस खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगी। तो देखो कुछ नहीं, जब इस पेपर को वापस खोलोगे तो सबसे पहले एक एक साइड खोलोगे, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास था ये एक, और जैसे ही अगर इसके ये वाला भाग मैं खोल रहा हूँ, कौन सा, ये वाला भाग, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये तीनों थे ना और ये चारों, तो इन चारों को सेंटर की तरफ मोड़ दिया गया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक भाग खोला, कौन सा, इस साइड वाला। तो इस साइड वाला भाग जैसे ही खोलूंगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये सर्कल आएगा। इसमें भी क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। उसी प्रकार जब इस साइड वाला भाग खोलूंगा तो इसमें भी क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों साइड वालों की क्या आकृति बन गई, इस प्रकार। फिर अगर मान लो नेक्स्ट फिगर है, ठीक है, नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये तो है आपके बीच वाला शेप। ये कैसा है, जो पास वाली आकृति मैंने खोली है, इन दोनों के अंदर भी क्या है, होल। अब मैं खोलता हूं ऊपर के और नीचे की आकृति। अब कैसे खोलता हूं, ऊपर की और नीचे की आकृति। तो और जब इनको भी ऐसे खोलूंगा तो इनके अंदर भी क्या आएंगे, एक एक
हॉल, इनके अंदर भी क्या आएंगे, एक एक हॉल। क्यों? क्योंकि ये सब है ना इस तरफ ही मोड़े गए थे और फिर उसके बाद बीच में हॉल लगाया, तो अब जब भी इनको खोलेंगे तो सब में क्या आएगा, एक एक हॉल आएगा। तो आपकी कुछ आकृति कैसी बनेगी फाइनल, इस प्रकार। तो देख लीजिए उत्तर में ये वाली आकृति ऐसी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आकृति वैसी की वैसी है और ये भी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, जबकि दर्पण MN रेखा पर रखा हो। तो आपको बताना है कि जो ये प्रश्न आकृति दे रखी है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सी उत्तर आकृति दर्शाती है, और दर्पण कहाँ है, MN रेखा पर, यानी इस साइड ये दर्पण है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी की दर्पण प्रतिबिंब बनाओ तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। तो देखो जब भी आप त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हो तो वो वैसा का वैसा ही बनेगा, क्योंकि ये रहा पॉइंट, फिर एक रेखा इस तरफ तो इस तरफ वाली बनेगी ऐसे, एक रेखा दूर की तरफ तो दूर की तरफ वाली बनेगी ऐसे, और नीचे वाली सीधी सी रेखा ऐसे बन जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, उसके अंदर भी क्या एक त्रिभुज, तो उसके अंदर भी क्या एक त्रिभुज। यहाँ तक तो ये वैसा का वैसा बनेगा। फर्क कहाँ आएगा कि यहाँ पर देखो जो ये शेडेड पार्ट है, जो ब्लैक वाला काला वाला, वो किस तरफ है, दर्पण की तरफ, जबकि लाइनिंग वाला पार्ट किस तरफ है, दर्पण से दूर की ओर। तो आप भी क्या करो, जो शेडेड वाला पार्ट है वो कहाँ रखोगे, दर्पण की ओर। ठीक है, तो मैंने शेडेड वाला पार्ट कहाँ रखा, या दर्पण की तरफ, जबकि जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको मैंने कहाँ रखा, दर्पण से दूर। तो ये आपकी आकृति कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो देख लो फिगर में, इसमें ऐसा बिल्कुल ये आकृति ऐसी की ऐसी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही। ये उल्टा बना है गलत, उल्टा बना है गलत, और इसमें क्या किया गया है, शेडेड पार्ट तो इस तरफ है लेकिन लाइन ने क्या कर दी, जो हॉरिजॉन्टल थी उनको क्या कर दिया, खड़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, और ये है आपके आज के पेपर का अंतिम प्रश्न। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्या है, सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि ये आपके पास 3 फिगर दे दिए हैं, जिसमें से ये वाला जो व्रत है ये क्या बताता है, सेवा व्रत है, जो है ना, जो नौकरी लोग हैं उनको बताता है। ये वाला जो व्रत है ये किसे बताता है, ये लड़कियों के समूह को बताता है। और जो नीचे वाला व्रत है ये किसको दर्शाता है, जो विवाहित लोग हैं उनको दर्शाता है। तो आपसे क्या पूछा है कि उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। तो आपको ऐसी लड़कियां बतानी है जो नौकरी तो करती है, सेवारत तो है लेकिन अविवाहित है, यानी विवाहित क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास लड़कियों के ऑप्शन कौन कौन से हैं, 1, 2, 5 और 6, लेकिन मुझे कैसी चाहिए, अविवाहित, यानी विवाहित के क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए। तो 5 और 6 तो क्या आ रहे हैं, विवाहित के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो 5 और 6 तो क्या हो जाएंगे गलत। तो मेरे पास कितने नंबर है, 4 है, एक तो 1, एक 2, एक 5 और एक 6, जिसमें से 5 और 6 तो क्या हो जाएंगे गलत। अब बचे 1 और 2। देखो 1 को भी मैं नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि 1 अगर विवाहित क्षेत्र में नहीं आ रहा तो वो सेवारत वाले क्षेत्र में भी नहीं आ रहा, जबकि मुझे क्या चाहिए, वैसी लड़की चाहिए जो क्या हो, अविवाहित हो लेकिन सेवारत तो होनी चाहिए। तो 1 वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, जो 2 नंबर है वो क्या होगा बिल्कुल सही। तो देखो ये 2 नंबर का जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है कि लड़की है, सेवारत भी है, ये लड़की के अंदर भी आ रहा है, सेवारत के अंदर भी आ रहा है, लेकिन विवाहित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, विवाहित वाले क्षेत्र से बाहर की ओर। तो आपका कौन सा नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। धन्यवाद।